नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक और महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? यदि हम आपके पूर्व ज्ञान का प्रयोग करें, आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सोचें कि हम समाजीकरण से क्या अर्थ डेराइव कर पाते हैं, क्या मीनिंग डेराइव कर पाते हैं, तो आपके मन में एक बिंदु अवश्य ही आएगा कि समाजीकरण से हम ये समझते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने समाज की जो रीति रिवाज हैं, जो गतिविधियां हैं, जो मानक हैं, जो मापदंड हैं, उन सभी चीजों को सीखते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है। तो एक बिंदु तो हमको क्या समझ में आया कि जो ये समाजीकरण है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। बात समझ आई? इसके माध्यम से क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने समाज में व्याप्त रीति रिवाजों को, गतिविधियों को, मानकों को अपनाता है, उनको आत्मसात करता है। बात समझ आ रही है? यदि हम समाजीकरण के बारे में, जैसे आप ये सोचे, सामान्य एकदम सरल शब्दों में आप सोचे, विचार करके देखिए कि क्या मनुष्य के लिए यह संभव है कि वो किसी से कोई संपर्क ही ना रखे? क्या मनुष्य के लिए यह संभव है कि वो अलग थलग रहे, उसका किसी से कोई मतलब ना हो? तो आप कहेंगे कि नहीं। जैसे बाकी जीव है, मनुष्य के अलावा जो अन्य जीव है, वो अन्य जीव भी आप देखेंगे कि वो भी क्या समूह में रहते हैं, उनका भी अपना समाज होता है। केवल मनुष्य का तो समाज है नहीं, उनका भी अपना समाज है। तो मनुष्य के लिए भी अन्य जीवों की तरह ही साथ में रहना, अपने समूह में रहना, लोगों के संपर्क में रहना आवश्यक है। मनुष्य का अलग थलग रहना ना तो उचित है, ना ही संभव है। बात समझ पा रहे? हम अपने समाज का निर्माण कैसे करते हैं? हम जो कहते हैं कि ये हमारा समाज है, समाज का निर्माण होता कैसे है? समाज एक्चुअल में क्या चीज है? कौन है वो चार लोग? आपने सुना होगा चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग कौन है? वही चार लोग ये समाज है। वही चार लोग ये समाज है। जिस चार लोगों को सोचकर हम अपनी गतिविधियों को सीमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वही है ये समाज। चार लोग जो है वो समाज है। अब इस समाज का निर्माण होता कैसे है? तो आप पाएंगे, जैसे आप अपने क्षेत्र विशेष में, जहां भी, जिस स्थान पर आप रहते हैं, आप पाएंगे जैसे एक बालक का जन्म हुआ, उस बालक के जन्म के साथ में ही उसके आसपास के जो लोग होंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी उम्र में वृद्धि होगी, वो बड़ा होगा, वो अपने आसपास के लोगों से परिचित होता जाएगा। जब वो अपने आसपास के लोगों से परिचित होगा तो उसके आसपास के लोग जो रीति रिवाज अपनाते हैं, जो तौर तरीके अपनाते हैं, उनके जो समाज में रहने के, व्यवहार करने के, आचरण करने के जो मानक हैं, वो बालक उन मानकों को भी अपनाने लगता है। और इसी को कहते हैं कि ये क्या है? ये एक बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया है। ये एक बच्चे का सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। बात समझ आई? अब आप सोचिए कि जब एक बालक का जन्म हुआ, जब एक बालक का जन्म हुआ तो वो जन्म से न तो सामाजिक है, न असामाजिक है, क्योंकि अभी उस बालक का जन्म हुआ है, अभी उसको कुछ नहीं पता। तो हम यदि ये कहें कि जो बच्चा जन्म लिया है वो जन्म से असामाजिक है, नहीं, वो सामाजिक नहीं है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो असामाजिक है। अभी तो वो अबोध है, उसको जानकारी ही नहीं है। और आप ये सुनते आए होंगे शुरू से ही कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य का एक समाज है, वो समाज में रहने वाला एक जीव है, समाज में रहने वाला एक प्राणी है। अब इस समाज का निर्माण कैसे होगा? जैसे एक बच्चा, जब हमने कहा कि वो जन्म से ना तो सामाजिक है और ना ही वो जन्म से असामाजिक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके समाजीकरण की प्रक्रिया उसके जन्म के साथ शुरू होती गई है। शुरुआत में क्या होगा कि जब वो बोलना नहीं जानता है, वो पहचानता नहीं है, जानता नहीं है किसी को, तब तक क्या होगा, बाल्यावस्था तक, आप कह लीजिए जन्म से 2 वर्ष तक, वो अपने आसपास का जो वातावरण है, उस आसपास के वातावरण को देखता है, समझता है, वस्तुओं की पहचान करना सीखता है, व्यक्तियों की पहचान करना सीखता है। तो उसका आरंभिक समाज कौन हो जाएगा? उसका परिवार, उसके माता पिता। जो हम ये कहें जो प्राइमरी एजेंट हो जाएंगे उसके सोशलाइजेशन के, वो कौन हो जाएंगे? उसकी फैमिली हो जाएगी, माता पिता हैं या परिवार के जो सदस्य हैं वो उसके प्राइमरी एजेंट हो जाएंगे। यानी कि फैमिली क्या होगी? एक प्राइमरी एजेंसी हो जाएगी।
बात समझ आ रही है यहां तक कि इसके बाद क्या होगा कि जैसे परिवार है, वो सबसे पहले किसके संपर्क में आया? परिवार के संपर्क में आया। जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो विद्यालय भी जाएगा, उसके मित्र भी होंगे, उसका आस पड़ोस भी होगा, ये सभी लोग उसके समाजीकरण में शामिल हो जाएंगे। यानी कि फिर क्या होगा, उसके समाज का दायरा परिवार से आगे जाएगा और फिर अन्य लोग उसमें शामिल होंगे। ये भी उसके समाजीकरण में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। बात समझ आ रही है? इसके बाद उसका समाज और बढ़ेगा, उसका दायरा और विस्तार लेगा। अब क्या होगा, मास मीडिया है, जनसंचार के माध्यम है, सोशल नेटवर्किंग है, वो सब भी उसके समाजीकरण में अपनी अपनी भूमिका सब निभाएंगे। तो ये समाज का निर्माण हुआ कैसे? जब इस बालक की बात करेंगे हम, ये जो बालक हुआ है, जो शैशवावस्था में है, उस बालक का जिसको पता ही नहीं है समाज क्या होता है, लेकिन फिर भी समाज का अस्तित्व तो है। तो ये समाज का निर्माण हुआ कैसे? समाज का निर्माण होता है जब हम अपने विचारों का दूसरे व्यक्ति के साथ में आदान प्रदान करते हैं, यानी कि संप्रेषण, अर्थात भाषा एक साधन का काम करती है। यानी कि जब हम दूसरे लोगों से संचार करते हैं, जब हम दूसरे लोगों से संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, उस व्यक्ति के साथ में हमारा एक रिश्ता बनता है। आप कक्षा में देखिए, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। इससे क्या होता है, एक संबंध का निर्माण होता है। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कक्षा के अंतर्गत शिक्षण में आप देखें तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप। बिंदु स्पष्ट है? अब आप सोचिए, यदि ये वार्तालाप ना होता तो क्या एक संबंध बनता? क्या एक बॉन्ड बनता? नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार से यदि संचार नहीं होता तो क्या समाज का निर्माण होता? समाज का निर्माण नहीं होता। अब आप ऐसे सोचिए कि एक व्यक्ति अपने घर में रहता है, ठीक है, अब वो अपने आसपास के लोगों के साथ में अपने सुख दुख साझा करता है, अपने विचार, अपना मत, अपना दृष्टिकोण, अपना अनुभव, अपना ज्ञान साझा करता है। तो ये विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, संचार की प्रक्रिया हो रही है, भाषा इसके लिए एक माध्यम का काम कर रही है, एक साधन का काम कर रही है। तो यहां क्या होगा, इसका एक समाज बनेगा, इसका एक समाज बनेगा। अब मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो यहां रहता था, इसको अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े। मान लीजिए कि वो अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर गया। यहां भी क्या होगा कि वो अन्य लोगों के साथ में संचार करेगा। एक विद्यार्थी है, वो अपना क्षेत्र छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य राज्य में गया, किसी अन्य क्षेत्र में गया। यहां जाकर क्या होगा, उसे कक्षा के अन्य विद्यार्थी मिलेंगे, उसे अन्य लोग मिलेंगे जो उसके आसपास रहते होंगे। तो क्या होगा, उनके साथ में वो विचारों का आदान प्रदान करेगा। जब विचारों का आदान प्रदान करेगा तो होगा क्या कि इसका एक समाज यहां भी निर्मित होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हमारा विचारों के आदान प्रदान से सूचनाओं, तथ्यों, जानकारी, अनुभव, ज्ञान, मत, दृष्टिकोण, कुछ भी जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उससे एक संबंध बनता है। और यही जब संबंधों की एक श्रृंखला निर्मित होती है, जब उसको हम कह देते हैं कि समाज का निर्माण हुआ। तो एक व्यक्ति जब वो अपने स्थान विशेष में रह रहा था, वहां उसका समाज था। जब वो दूसरे स्थान विशेष में गया तो वो वहां भी अपने एक समाज का निर्माण करेगा। इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। आपने ये देखा होगा, कई बार आपने ये सुना होगा कि भाई कहते हैं कि ग्रामीण इलाके में समाज होता है, शहर में तो समाज ही नहीं होता। आपने ये सुना होगा कि गांव के लोगों का समाज होता है, शहर के लोगों का समाज नहीं होता। कारण क्या है इस बात को कहने का? इसका अर्थ है कि गांव में लोग अपना जो विचार हैं वो दूसरों के साथ में साझा करते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, वहां सुख दुख को छोड़ दीजिए, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। जब शहर में हम आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि शहर में वैसे ही लोगों के पास समय नहीं है। जब समय नहीं है तो दूसरे लोगों के साथ में विचारों का आदान प्रदान होता नहीं। विचारों का आदान प्रदान नहीं होता तो समाज का निर्माण नहीं होता। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? आप शहरों में भी देखेंगे कि क्या होता है कि जिस समय हम देखेंगे कि जो घर के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो घर के बाहर बैठ जाते हैं, दूसरे घर वाले बड़े बुजुर्ग होंगे वो घर के बाहर बैठ जाएंगे, या हम देखेंगे पार्क में वो लोग मिलते हैं। तो पार्क में जब बुजुर्ग मिल रहे होते हैं तो वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उनका एक समाज तो वहां बनता है ना। अर्थात
समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा? हम कहेंगे संचार आवश्यक हो जाएगा। समाज के निर्माण के लिए संचार आवश्यक हो जाएगा। अब इसी संचार के माध्यम से जब एक बालक का जन्म हुआ, धीरे धीरे जब वो उसके विकास की प्रक्रिया होगी, वो बड़ा होगा, उसकी आयु में वृद्धि होगी, तो धीरे धीरे जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो समाज के मानक हैं, सामाजिक गतिविधियां जो हैं, वो उसको समझ में आएंगी। और जैसे जैसे वो उनको अपनाना शुरू करेगा, हम कहेंगे कि ये बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये बच्चे के सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। बात समझ आ रही है यहां तक की? दूसरी बात आप सोचिए कि क्या एक निश्चित अवस्था तक, क्या एक निश्चित आयु तक ही सामाजिक प्रक्रिया चलती है? क्या एक निश्चित आयु तक ही समाजीकरण होता है, या ये हमेशा चलता रहता है? तो ये ध्यान रखेंगे आप, हमने कहा कि ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है तो सतत चलती रहती है, अनंत प्रक्रिया है, अंतहीन प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बिंदु आप इसके बारे में लिख भी लेंगे। कैसी प्रक्रिया करेंगे? कहेंगे हम कि समाजीकरण एक सतत और अनंत प्रक्रिया है। अनंत प्रक्रिया है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि यानी कि ये समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया एक बच्चे को सामाजिक दुनिया में शामिल करने की प्रक्रिया है। एक बच्चे को, उसको अभी समाज के मानक नहीं पता, समाज में किस प्रकार की गतिविधियां उसके द्वारा संपादित की जानी चाहिए उसको नहीं पता। पता कैसे चलेगा? इसी समाज के लोगों से। समाज में उसके जो जैसे परिवार भी शामिल हो जाएगा, उसके आस पड़ोस शामिल हो गए, उसके दोस्त शामिल हो गए, उसके विद्यालय का वातावरण शामिल हो गया, एक बालक के शिक्षक उसमें शामिल हो गए। आप देखेंगे कि हर समय बालक को सिखाया जाएगा, ये नहीं करते, ये नहीं करते, आपको बड़ों से आदर से बात करनी है। ये क्या है? ये उसके समाजीकरण की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। बात समझ पाए? आपने देखा होगा जैसे गांव में, अंचल में आपने देखा होगा कि चारपाई है। चारपाई में कहेंगे सिरहाने की तरफ, यदि आपसे कोई आयु में बड़ा आया है तो वो बैठेगा, आप इधर बैठिए। ये समाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बात समझ पाए? अब इसको आप यदि महीन स्तर पे जाके देखें, आप पाएंगे जैसे बालक का जन्म होता है तो उसके जन्म के साथ ही उसका जो लैंगिक समाजीकरण है, हम आगे बात करेंगे कभी इसको लेकर, जब समाजीकरण के प्रकार को देखेंगे तब समझेंगे विस्तार से। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जब हम उसके बचपन से ही, बालक का जन्म हुआ है, जब बालक ने कुछ कुछ चीजें समझना शुरू किया है, वहीं से उसके हमने लैंगिक समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह भी समाजीकरण का एक प्रकार है। कैसे? जैसे आप समझिए कि घर में एक बालक है, एक बालिका है, एक लड़का है, एक लड़की है। आप पाएंगे कि ये जो लैंगिक समाजीकरण कैसे होगा कि लड़की की वेशभूषा क्या होगी, लड़की के बोलने का तरीका क्या होगा, लड़की के खिलौने क्या होंगे, ये उसके लिंग से तय होगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि लड़का है तो उसको खेलने के लिए कार आएगी, बाइक आएगी, बंदूक आएगी। लड़की है तो उसको खेलने के लिए क्या आएगा? वो डॉल आ जाएंगी, गुड़िया आ जाएगी, या वो जो छोटे छोटे किचन सेट का वो सामान आता है वो आ जाएगा। क्यों? ये उसको तो नहीं पता था ना कि मेरे खेलने के सामान ये है, उसको नहीं पता था। ये क्या है? यही लैंगिक समाजीकरण है। उससे कुछ निश्चित पैटर्न पर व्यवहार करने की अपेक्षा की जाएगी, एक निश्चित आचरण की अपेक्षा की जाएगी। वो आचरण किसके द्वारा तय किया गया है? समाज के द्वारा तय किया गया है। जब हम कहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, जैसे आप प्रेम विवाह को लेकर बात कर लीजिए, प्रेम विवाह को लेकर बात कर लीजिए कि प्रेम विवाह क्या हमारे यहां नहीं मान्यता है, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? समाज नहीं मानता, वो समाज के मानकों के अनुसार नहीं है। तो ये जब व्यक्ति अपने आचरण समाज के मानकों के अनुसार करने लगता है, इसी को क्या कहते हैं कि ये समाजीकरण है, ये सोशलाइजेशन है। बात समझ आ रही है यहां तक कि ये एक सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो अभिकर्ता हैं, जो एजेंट्स हैं, वो कौन कौन हो जाएंगे? परिवार हो गया सबसे पहले, फिर उसका आस पड़ोस हो जाएगा, उसके मित्र मंडली जो साथी समूह है बालक के वो हो जाएंगे, विद्यालय हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, जनसंचार के माध्यम हो जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग हो जाएगी।
ये सब क्या है, ये एजेंट्स हो जाएंगे, ये अभिकर्ता हो जाएंगे समाजीकरण के। बात समझ आई? तो एक सरल वाक्य हम क्या कह सकते हैं कि समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक बच्चे को सामाजिक दुनिया में शामिल करने की प्रक्रिया है। शामिल करने की प्रक्रिया है। अब यहां आपको, जब आप विस्तार से इसको हम कक्षा में पढ़ेंगे तो आपको दो बिंदु समझ में आएंगे। दो बातें हम कर रहे होंगे, एक होता है स्व, या आप कह लीजिए इसको आत्म। आत्म स्व कह लीजिए या कह लीजिए आत्म, ठीक है। और दूसरा एक होता है समाज या सोसाइटी। समाज या सोसाइटी। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सबसे पहले बच्चा आत्म की पहचान करता है, स्व की पहचान करता है, सेल्फ की पहचान करता है। उसके बाद इस प्रक्रिया से उसको समाज का बोध कराया जाता है। तो समाज का बोध पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उसको कराया जाएगा। अर्थात बच्चे के विकास में सेल्फ प्राथमिक अवधारणा है और इसका विकास समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। बात समझ पा रहे हैं? आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति मान लीजिए किसी धार्मिक स्थल के सामने से गुजरता है, मान लीजिए कोई मंदिर के सामने से जा रहा है, तो आप पाएंगे कि उस बिंदु का कि उसको मंदिर के सामने ऐसे सर झुकाना है, वो इतना आत्मसातीकरण उस बात का हो गया है कि वो अनकॉन्शियस माइंड से भी उस कार्य को करता है। बाइक पे जा रहा है, मंदिर के सामने से गुजरा, ऐसे किया, चला गया। ये क्या है? अर्थात वो आत्मसात कर चुका है इसका। ये भी समाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। कई मनोवैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि हमारी जो रुचियां होती है, जिनको कहते हैं ये हमारी रुचि है, ये हमारे लक्ष्य हैं, वो भी हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही निर्धारित होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? आप यदि बैठकर विचार करें, आप पाएंगे जैसे आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनेंगे इस परीक्षा को पास करके, आप देखेंगे कि क्या शिक्षक बनने में उस समाजीकरण की प्रक्रिया का कोई हिस्सा नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। भाई आपने ये देखा कि यदि एक शिक्षक, आप जो शिक्षक को छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी ले लीजिए, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, आपको इससे बहुत अच्छे समझ में आएगा। सरकारी नौकरी वाला मान लीजिए कम कमाता है और प्राइवेट नौकरी वाला अधिक कमाता है, आप देखेंगे कि समाज में किसका सम्मान अधिक होगा। यानी कि जब वो जो सरकारी नौकरी वाला है उसको समाज में अधिक सम्मान मिल रहा है। तो हम ये देखते हैं, ये समाजीकरण की प्रक्रिया से ही हमारी जो रुचियां हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, कई बार ये निर्धारित होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारी रुचियों में हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया का योगदान होता है। उससे हमें ये सीखने को मिल रहा है ना कि समाज में इसका सम्मान है और हमें अपनी सामाजिक भूमिका में परिवर्तन करना है। यहीं से एक बिंदु हम आगे पढ़ेंगे रिसोशलाइजेशन को लेकर, पुनर्समाजीकरण को लेकर भी। जब एक व्यक्ति की सामाजिक भूमिका में बड़ा परिवर्तन होता है तब उसका पुनर्समाजीकरण होता है। बात समझ पाए? तो समाजीकरण को लेकर एक बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। समाज क्या है, समाज का निर्माण कैसे होगा? तो समाज का निर्माण हम जब दूसरों के साथ में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हमारे संबंध बनते हैं, हमारा समाज बनता है। यही संबंधों की श्रृंखला ही तो समाज है, संबंधों की ये श्रृंखला ही तो समाज है। तो हमारे समाज के निर्माण के लिए आवश्यक क्या हो गया? संप्रेषण, संचार करना आवश्यक हो गया, विचारों का आदान प्रदान करना आवश्यक हो गया हमारे लिए। यदि संचार नहीं होगा, यदि संप्रेषण नहीं होगा, तो ये संभव तो है नहीं, लेकिन एक कल्पना करके देखेंगे तो समाज का निर्माण नहीं होगा। आप पाएंगे जैसे हमारे रिश्ते कैसे खराब होते हैं। हम कहते हैं कि मैं उससे बोलता नहीं, मेरे रिश्ते खराब हो गए। रिश्ते खराब होने में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? संवादहीनता। ऐसे ही समाज से आप अलग होंगे, समाज से विमुक्त तो नहीं ही हो सकते, लेकिन जब आप समाज से अपने आप को काटते हैं तो आप क्या करते हैं? संवाद करना छोड़ देते हैं, संवाद करना बंद कर देते हैं। तो एक व्यक्ति के साथ हमारे संबंधों में यदि कटुता आती है, हमारे संबंध उससे टूटते हैं, तो क्या कारण होता है? मुख्य संवादहीनता।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जो समाज निर्मित हुआ था, जो संबंध निर्मित हुआ था, उसमें विच्छेद होना शुरू हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। तो समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संवाद करना, संचार करना, विचारों का आदान प्रदान करना। और यही हम देखते हैं जब संबंध विच्छेद होते हैं, संबंध टूटते हैं, तो उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? संवादहीनता की ही मुख्य भूमिका होती है। तो क्या बिंदु आपको ध्यान रखने हैं समाजीकरण में? कि समाजीकरण एक सतत और अनंत प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, अंतहीन प्रक्रिया है। बिंदु स्पष्ट है? एक बात ये याद रखिएगा कि मनुष्य जन्म से ना तो सामाजिक है ना असामाजिक। ना तो सामाजिक है ना असामाजिक है। जैसे लिंग के संदर्भ में आप जानिए, जब एक बच्चे का जन्म होता है उसे अपने लिंग के बारे में नहीं पता। अब हमारे समाज के मानक क्या हैं कि लिंग के आधार पर कुछ निश्चित आचरण हैं, कुछ निश्चित पैटर्न हैं, कुछ निश्चित व्यवहार हैं जो करने होते हैं। जैसे आप ऐसे समझ रहे, लड़का है तो वो कैसे बोलेगा, लड़की है तो वो कैसे बोलेगी। अंतर समझ पाए? लड़का कहेगा कि मैं खाना खाऊंगा, लड़की कहेगी मैं खाना खाऊंगी। अब ये क्या है? ये समाज के मानक ही हैं, ये समाजीकरण की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। एक बालक जो पैदा हुआ उसको अपने लिंग के बारे में जानकारी नहीं है, वो लगभग 1 साल में जाके अपने लिंग की पहचान करना शुरू कर पाता है। लेकिन जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, जब बच्चा बोल नहीं पा रहा लेकिन फिर भी अपने आसपास के वातावरण को देखकर समझ तो रहा है, उसको जो भी गोद में ले रहा है, जो भी उसके पास जा रहा है, वो कह रहा है मेरा बच्चा ये, मेरा बेटा ये करेगा या मेरी बेटी ये करेगी। अब वो वही सुनना शुरू कर रहा है, वो आसपास के वातावरण को देख रहा है, समझ रहा है, वो शब्दों की पहचान करना तो शुरू करेगा। बात समझ पाए? तो वही क्या होगा कि वही जो निश्चित आचरण है वो उनका आत्मसात करता जाएगा। जैसे लड़के को क्या कहेंगे, रो रहा है, लड़की की तरह रो रहा है। ये जो लड़की की तरह रो रहा है ये क्या है? ये लैंगिक समाजीकरण के कारण ही तो है। हमने कुछ, समाज ने कुछ निश्चित मानक तय कर दिए कि लड़का होगा उसकी वेशभूषा क्या होगी, लड़की होगी उसकी वेशभूषा क्या होगी, लड़का बाल कैसे रखेगा, लड़कियां बाल कैसे रखेगी। आपने एकदम सुना होगा कि जो कोई लड़का लंबे बाल रख लेता है, कोई कह देता है कि देख लड़कियों जैसे बाल रख रखे हैं। क्यों? ये कैसे निर्धारित हुआ कि लड़कियां ही लंबे बाल रखेंगी? तो ये भी समाजीकरण की प्रक्रिया का ही हिस्सा है, ये भी समाज के मानक ही तो हैं, ये भी समाज के मानक ही है। एक लड़की ने छोटे बाल रख लिए, एक लड़की ने बाल अपने छोटे छोटे रख लिए, उसकी उस कटिंग का नाम क्या रख दिया? बॉय कट। क्यों रख दिया बॉय कट? ये बॉय कट नाम रखने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि भाई लड़के रखते हैं ऐसे बाल। ये तय किसने किया? समाज ने किया, उस समाजीकरण की प्रक्रिया ने किया, उस सोशलाइजेशन के प्रोसेस ने किया। बात समझ पाए आप? आप देखेंगे कि जो विचित्र सी घटनाएं होती हैं उनमें हमारी रुचि आती है, वो खबर बन जाती है एकदम। जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया कि जी अपने बालों से ट्रक खींच दिया 2 क्विंटल वजन रख के, ये खबर बन जाएगी। अगर एक लड़का साड़ी पहन के निकल जाए, ये खबर बनेगी, आप देखेंगे उसको। क्यों? क्योंकि ये समाज के मानकों के अनुसार नहीं है, ये समाज के मानकों के अनुसार नहीं है। आप यदि किसी अंचल में जाएं, आप देखेंगे कि यदि वहां देख लिया कि लड़की बाइक चला रही है तो अटपटा लगता है। अभी तो धीरे धीरे समायोजन हो रहा है, लेकिन अटपटा लगता है। क्यों? क्योंकि वो समाज के मानकों के अनुसार नहीं है। आप साइकिल को देख लीजिए, साइकिल से भी वहां वस्तुओं में भी हमको ये समझ में आ जाता है कि ये लड़के की है, ये लड़की की है। साइकिल में यदि ऊपर वाला डंडा होगा तो लड़के के लिए है, ये वाला डंडा नहीं होगा, इस तरीके वाला होगा तो क्या लड़कियों की है। ये बने कैसे चीजें, ये चीजों का निर्माण हुआ कैसे? ये समाजीकरण की प्रक्रिया ही है इसके पीछे। ये विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए बहुत व्यापक शब्द है समाजीकरण। आप यदि एक एक बिंदु को लेकर आप जितनी भी चीजें अपने आसपास देख रहे हैं, जितने भी व्यवहार समाज में देख रहे हैं, आप यदि उनको ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि उसके पीछे एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? समाजीकरण की प्रक्रिया है।
जब कक्षाओं में हम समाजीकरण के सिद्धांत पढ़ रहे होंगे तो एक व्यक्ति का नाम आएगा चार्ल्स हार्टन कूले। उनकी एक पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वो ये कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है और जो समाज है, ये दोनों प्रकृति में जुड़वा हैं, यानी कि दोनों का जन्म एक साथ होता है। एक बालक है, बालक और उसका समाज, ये दोनों प्रकृति में जुड़वा हैं, अर्थात दोनों का जन्म एक साथ होता है और दोनों को ही हम एक साथ जानते हैं, जो दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं धीरे धीरे करके। यानी कि हम ये कहें कि एक बालक है, उसका समाज है, वो भी प्रकृति में जुड़वा, यानी कि उसी के साथ साथ उसका भी जन्म हुआ है। तो जैसे ही हम एक को जानते हैं तुरंत हम दूसरे के बारे में जान जाते हैं, तुरंत हमें दूसरे के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? आप पाएंगे जैसे किसी को कहते हैं कि उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। परवरिश बहुत अच्छी हुई है मतलब उसके समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, उसके समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। यही हम कूले के द्वारा बात कर रहे होंगे, चार्ल्स हार्टन कूले के सिद्धांत की। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था स्वदर्पण का सिद्धांत। हम आगे कभी बात करेंगे इमाइल दुर्खीम को लेकर, सिगमंड फ्रॉयड को लेकर, चार्ल्स हार्टन कूले को लेकर। इनके जो सिद्धांत हैं समाजीकरण के, सोशलाइजेशन के, वहां से भी हमें समाजीकरण बहुत अच्छे से समझ में आता है। बात समझ आ गई? तो समाजीकरण के अर्थ को लेकर हमें क्या बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि भाई जैसे सभी जीव रहते हैं ऐसे ही मनुष्य को भी समाज के प्यार की जरूरत होती है, समाज के साथ की जरूरत होती है। जैसे एक बालक का जन्म होता है तो उसके साथ में उसके समाज का भी जन्म होता है, ये दोनों जुड़वा होते हैं। जैसे हम एक को जानते हैं वैसे ही हम दूसरे को भी जान लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो सर्वविदित तथ्य है। तो जब बालक का जन्म होता है तो जन्म से बालक ना तो सामाजिक है और ना ही जन्म से बालक असामाजिक है। शुरुआत में क्या होगा, जब शिशु जिसका जन्म अभी हुआ है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर रहता है? अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर निर्भर रहता है, अर्थात अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहता है, फैमिली पर डिपेंड है। तो ये क्या है? ये उसके समाजीकरण के अभिकर्ता हैं, प्राथमिक अभिकर्ता हैं, प्राइमरी एजेंट है। फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंसी है उसके समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की। तो शुरुआत में तो उस बालक को कुछ नहीं पता, लेकिन उसके समाजीकरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। बात समझ पाए? और जीवन भर चलती रहती है, एक सतत प्रक्रिया है, एक अनंत प्रक्रिया है। समाजीकरण एक बच्चे को सामाजिक दुनिया में शामिल करने की एक प्रक्रिया है। बात समझ आई? मैं ये उम्मीद करता हूं कि समाजीकरण को लेकर आपको एक सामान्य समझ बनी होगी, एक पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।